नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी सिनेमैटिक कहानी और ऑल्टरनेट हिस्ट्री की दुनिया में चलने वाले हैं जो हमें एक बिल्कुल ही नया नजरिया देती है। जरा सोचिए, अगर इतिहास किसी एक खास मोड़ पर थोड़ा सा बदल जाता तो आज हमारी दुनिया कैसी दिखती। आज की हमारी स्रोत सामग्री एक ऐसी शक्तिशाली और कल्पनाशील दुनिया का निर्माण करती है जो हमारे जाने पहचाने इतिहास को एक नया रूप दे देती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और उस मूल प्रश्न पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का आधार है। क्या होता अगर 1947 में भगत सिंह भारत के पहले राष्ट्रपति बनते? ये सवाल महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी का असली अर्थ आखिर क्या हो सकता था। कहानी इसी बेहद रोमांचक आधार से शुरू होती है कि अगर देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी को 1947 में सर्वोच्च पद मिल जाता तो शासन और समाज का रूप कैसा होता। अब इस ऑल्टरनेट रियलिटी को समझने के लिए हमें इतिहास के उस मोड़ पर जाना होगा जहां से सब कुछ बदलता है। स्रोत सामग्री इतिहास को 1931 के बिंदु से बदल देती है। कहानी के मुताबिक 23 मार्च 1931 को देश भर में इतने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होते हैं कि ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ता है और भगत सिंह की फांसी रद्द हो जाती है। इसके बाद जब 1947 में आज़ादी मिलती है तो वही क्रांतिकारी जेल से बाहर आकर भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि इस कहानी का शुरुआती बिंदु क्या है। तो जब ये नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालता है तो स्रोत सामग्री बहुत ही जबरदस्त विजुअल डिटेल्स पेश करती है। लाल किले के ऐतिहासिक भाषण के बाद जब ध्यान राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है तो वहां कोई पारंपरिक राजसी पोशाक नहीं दिखती, बल्कि एक सफेद कुर्ता, साधारण चप्पल और हाथ में एक किताब लिए हुए राष्ट्रपति नजर आते हैं। और सबसे बड़ा, बिल्कुल चौंका देने वाला कदम ये उठाया जाता है कि राष्ट्रपति भवन के आधे हिस्से को देश की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी में बदल दिया जाता है। ये पारंपरिक नेतृत्व से एक बहुत बड़ा साफ अलगाव है। इस नए नेतृत्व की सोच को कहानी में एक बेहद शक्तिशाली डायलॉग के जरिए पेश किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला भाषण इसी सोच को दर्शाता है। भारत तब तक आज़ाद नहीं होगा जब तक आखिरी गरीब इंसान डर और भूख से आज़ाद नहीं हो जाता। ये वाक्य उस जज्बाती गहराई और उस भारी जिम्मेदारी को दिखाता है जो एक क्रांतिकारी के सत्ता में आने पर आती है। यह बिल्कुल साफ कर देता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन से डर और कमी को हमेशा के लिए मिटा देना है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये कहानी पारंपरिक सत्ता के स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से उलट कर रख देती है। एक तरफ वो पुरानी व्यवस्था है जहां नेता खुद को राजा मानते हैं, लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमते हैं और आलीशान सरकारी बंगलों में रहते हैं। पर दूसरी तरफ इस कहानी का नया गणतंत्र है। यहाँ वीआईपी कल्चर को जड़ से खत्म कर दिया गया है। मंत्रियों को सरकारी बंगले छोड़कर आम और साधारण घरों में रहने का आदेश दिया जाता है। नेता अब सत्ता के शिखर पर बैठे शासक नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में सेवक बन चुके हैं। सत्ता की इस नई परिभाषा के साथ ही कहानी में शिक्षा को सबसे बड़े हथियार के रूप में स्थापित किया गया है। ये विचार इस शक्तिशाली कोट से बिल्कुल साफ होता है। बंदूक से क्रांति शुरू होती है, लेकिन किताबें उसे हमेशा जिंदा रखती हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये दिखाता है कि कैसे कहानी का नायक हथियारों के संघर्ष से आगे बढ़कर बौद्धिक सशक्तिकरण और शिक्षा को एक लंबी और स्थायी क्रांति का जरिया मानता है। और इस शिक्षा मिशन को कहानी में सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। पूरे देश में मुफ्त शिक्षा का मिशन शुरू होता है। हर गांव में स्कूल बनते हैं और लड़कियों की शिक्षा को पूरी तरह अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पढ़ाने के तरीके में है। इतिहास को यहाँ सिर्फ रटाया नहीं जाता, बल्कि गहराई से समझाकर पढ़ाया जाता है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। और शायद सबसे बोल्ड कदम यह है कि स्कूली किताबों में ये लाइन साफ साफ छाप दी जाती है, सरकार गलत हो सकती है। ये एक ऐसा कदम है जो नागरिकों को बिना डरे सवाल पूछने की आज़ादी देता है। शिक्षा और समाज सुधार के बाद कहानी उस दौर की सबसे भयानक ऐतिहासिक चुनौती की तरफ मुड़ती है और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। ये दूरदर्शी गणतंत्र 1947 के उन भीषण धार्मिक दंगों का सामना कैसे करता है, जो देश को बुरी तरह बांट रहे थे। धर्मनिरपेक्षता और शांति कायम करने के लिए एक बिल्कुल ही नया और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की कल्पना इस कहानी में की गई है।
दंगों की इस आग को बुझाने के लिए कहानी में राष्ट्रपति द्वारा एक बेहद निष्पक्ष और पूरे देश को जोड़ने वाली अपील की जाती है। उनकी अपील बहुत ही सीधी और साफ थी। अगर हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे तो अंग्रेज चले जाने के बाद भी भारत गुलाम ही रहेगा। कहानी के मुताबिक ये संदेश लोगों के बीच एक नई चेतना जगाता है। ये धर्म की राजनीति को जड़ से खत्म करने का एक बौद्धिक और जज्बाती प्रयास है, जो लोगों को ये समझाता है कि हमारी असली आज़ादी सिर्फ और सिर्फ एकता में बसी है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी इस चुनौती का सामना सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर विजुअल से करती है। सांप्रदायिक विभाजन को रोकने के लिए जो कदम उठाया जाता है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। राष्ट्रपति मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में एक साथ जाकर शांति की अपील करते हैं। उनकी एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल होती है जिसमें उन्होंने एक हाथ में गीता और दूसरे में कुरान पकड़ी हुई है। ये कोई आम राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि सांप्रदायिकता पर एक सीधा और गहरा प्रहार था, जिसने देश की पहचान को धर्म से हटाकर सीधा एकता पर ला खड़ा किया। 1950 के दशक में आते आते कहानी एक और बहुत बड़ी समस्या यानी भ्रष्टाचार का कड़क समाधान पेश करती है। एंटी करप्शन कोर्ट या भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दी जाती है। अगर किसी भी मंत्री या बड़े अधिकारी पर आरोप लगता है तो उसका ट्रायल बंद कमरों में नहीं बल्कि पूरे देश के सामने लाइव चलाया जाता है, और अगर दोष साबित होता है तो वहां नेता का रुतबा या पद बिल्कुल नहीं देखा जाता, उसे सीधे जेल भेजा जाता है। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि कानून सच में पहली बार सभी के लिए पूरी तरह बराबर हो गया है। इसके साथ ही ये ऑल्टरनेट हिस्ट्री उन लोगों को समाज के सबसे ऊंचे स्थान पर रखती है जो वाकई में इस देश का निर्माण करते हैं। जमीनी स्तर पर होने वाले सामाजिक आर्थिक सुधार इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जो लोग देश का पेट भरते हैं यानी हमारे किसान, उनके सारे कर्ज माफ किए जाते हैं और उन्हें मुफ्त बीज और पानी मिलता है। जो देश की सरहदों की रक्षा करते हैं यानी सैनिक, उनके परिवारों के लिए मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। विकास का पूरा मॉडल ही बदल जाता है। अब बड़े शहरों से पहले गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अब जरा देखिए कि ये नया गणतंत्र अंधविश्वास को पीछे छोड़कर साइंटिफिक सोच को किस तेजी से अपनाता है। तकनीकी विकास की रफ्तार इतनी तेज है कि क्या कहें। 1950 के दशक में ही हर बच्चे को साइंस लैब मिल जाती है और देश भर में रिसर्च सेंटर्स खुल जाते हैं। और स्पीड तो देखिए, 1960 के दशक तक देश अपना खुद का स्वदेशी कंप्यूटर तक बना लेता है। 1970 के आते आते भारतीय वैज्ञानिक दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खोजों को लीड करने लगते हैं। ये एक ऐसे समाज की बेहतरीन तस्वीर है जिसने विज्ञान और लॉजिक को एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। अगर हम सीधे आज के समय यानी 2026 में आ जाएं, दशकों की उस मजबूत नींव का नतीजा अब बिल्कुल साफ नजर आता है। सड़कों पर नेताओं के लंबे चौड़े काफिले और वीआईपी कल्चर का नामो निशान नहीं बचा है। सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना बेहतरीन हो चुका है कि लोग प्राइवेट स्कूल भूल चुके हैं। समाज में धर्म के नाम पर कोई नफरत नहीं है। और सबसे कमाल की बात, ब्रेन ड्रेन पूरी तरह खत्म हो चुका है। युवा बाहर नहीं जाते बल्कि यहीं रहकर अपने देश को और आगे बढ़ाना चुनते हैं। इस शानदार वैचारिक यात्रा के अंत में स्रोत सामग्री हमें एक बेहद शांत और दिल छू लेने वाले सिनेमैटिक दृश्य पर ले जाती है। रात का समय है। राष्ट्रपति भवन, जो अब एक विशाल लाइब्रेरी बन चुका है, वहां एक बुजुर्ग भगत सिंह आराम से बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक किताब है और चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान। बाहर लॉन में बिना किसी भेदभाव के हर धर्म और बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। ये दृश्य उस शांति और स्थिरता को दर्शाता है जिसे इस ऑल्टरनेट भारत ने दशकों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हासिल कर लिया है। और इसी बिल्कुल शांत वातावरण में नायक को अपने जीवन भर के काम के पूरा होने का गहरा एहसास होता है। उनका ये आखिरी वाक्य सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि एक सदी का निष्कर्ष है। अब ये देश सच में आज़ाद है। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने में नहीं थी बल्कि समाज को समानता, शिक्षा और सच्चे न्याय के आधार पर पूरी तरह से बदल देने में थी। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में वो सपना आखिरकार पूरी तरह से सच हो चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ हमारे सामने रखती है
स्रोत सामग्री का ये आखिरी कोट हमें एक बेहद गहरी सोच में डाल जाता है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बदल देते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर सच में मजबूर कर देती है कि नेतृत्व, शिक्षा और समानता के सही आदर्श मिलकर एक पूरे राष्ट्र की दिशा कैसे बदल सकते हैं। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं का एक शक्तिशाली आईना है। इस रोचक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।